नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, मैंने एक जजमेंट की कॉपी ओपन करके रखी हुई है। ये जजमेंट हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट का है और 2024 का है और अभी रिसेंटली ही पास करा गया है। जैसे कि आप लोगों ने अगर कानून पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, उसके अंदर एक हमारा सब्जेक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब इस कानून के अंदर ना एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, मतलब एक क्लैरिटी से बात लिखी हुई है और उसी बात को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर अप्लाई करा है। जैसे कि यहां पे बोला हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी शादी रचाता है, यानी कि ए नाम का व्यक्ति बी नाम की लड़की से अगर शादी कर लेता है, अब ये दोनों की अपनी शादी हो चुकी है और ये पूरे वैलिड मैरिज है, याद रखना ये पूरी की पूरी वैलिड मैरिज है। तो अब इनकी शादी को भी कुछ ही टाइम हुआ है, मान लेते हैं इन दोनों की जो अपनी शादी हुई है 10 महीने हुए हैं, इनकी शादी को 10 महीने हो चुके हैं। सवाल मन में ये आता है, क्या इन दोनों के बीच में अगर नहीं बन रही है और ये दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं रहना चाहते हैं, तो क्या यहां पे या तो लड़का या तो लड़की डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं? अगर मैं कानून की बात करूं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात करूं, तो यहां पर दोनों के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो जो है अपना डिवोर्स कोर्ट में फाइल कर सके। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ऐसा कैसे? देखो भाई, अब अगर इनको डिवोर्स लेना है ना, तो एटलीस्ट ये तो 10 महीने है ना, इनको आपस में 2 महीने और गुजारने पड़ेंगे, यानी कि 2 महीने और इनको गुजारने पड़ेंगे। 12 मंथ्स अगर इनके आपस में शादी के हो जाएंगे, 12 महीने यानी कि मैं 1 साल बोल सकता हूं, ठीक है। अगर ये अपने साथ आपस में 1 साल बिता लेंगे, उसके बाद ये डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं, तब माना जा सकता है, तब यहां पे अपना एक ग्राउंड तो लेकर जाओगे ना कि हाँ जैसा मेरी वाइफ ने ऐसा करा, या वाइफ बोलेगी जैसा मेरे हस्बैंड ने ऐसा करा हुआ है इसलिए मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती हूं, या अगर हस्बैंड बोलेगा जैसा मेरी वाइफ ने ऐसा करा है इसलिए मैं अपनी वाइफ से अपना डिवोर्स लेना चाहता हूं। बट जैसा एक बात याद रखिएगा, मैंने जो अपना 1 साल का टाइम पीरियड अपनी वाइफ के साथ में, या वाइफ बोले मैंने जैसा 1 साल का टाइम पीरियड अपने हस्बैंड के साथ में शादी के बाद में अपना बिता लिया है, तब उस केस के अंदर आपको वैलिड तौर पे आप अपना डिवोर्स ले सकते हो, यानी कि डिवोर्स पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकते हो। लेकिन अभी हमारे केस में क्या है, हमने क्या बोला यहां पे, अभी मान लेते 10 महीने हुए हैं शादी को, ठीक है, 10 महीने हुए हैं, या कुछ भी बोल सकते हो, 1 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में कोई भी टाइम पीरियड है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर 10th महीना ले रहा हूं, 10 महीने हुए हैं, इसके पीछे का रीजन है, ठीक है, इसके पीछे का रीजन है। तो 10 महीने हुए हैं, तो क्या ये डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते? नहीं कर सकते। ये बात लिखी कहां है? अगर हम सेक्शन नंबर 14 हिंदू मैरिज एक्ट का पढ़ते हैं ना, तो सेक्शन नंबर 14 ने साफ मना करा हुआ है, सॉरी, लड़का हो या लड़की हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनके पास अधिकार नहीं है, उनको एटलीस्ट 1 साल का टाइम पीरियड अपना शादी के बाद में बिताना पड़ेगा। बट अगर मैं कानून को और डीपली पढ़ता हूं, तो सेक्शन नंबर 14 में ना एक प्रोवाइजो है, क्लॉज 1 के नीचे एक प्रोवाइजो है, वहां पे 2 बातों का जिक्र करा हुआ है। एक हमारा एक्सेप्शनल हार्डशिप और एक शब्द का इस्तेमाल करा हुआ है एक्सेप्शनल डेप्रेविटी। एक्सेप्शनल हार्डशिप और एक्सेप्शनल डेप्रेविटी, जो अभी मैं आपको ये बताऊंगा अभी। तो हमारा सेक्शन 14 तो ये कहता है, डिवोर्स पिटीशन विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज बार्ड, कि 1 साल के पहले अगर आप डिवोर्स पिटीशन फाइल करना चाहते हो शादी के बाद, 1 साल पूरा नहीं हुआ है उससे पहले, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप फिर भी अगर मान लेते हैं अपना 10 महीने हो चुके हैं और लड़का या लड़की आपस में जो साथ रह रहे हैं, इनके बीच में रिश्ते में इतनी ज्यादा परेशानी आ चुकी है कि भाई अभी 1 साल भी रहना मुश्किल हो जाएगा, मतलब हो सकता है शादी के बाद अगले महीने परेशानी आ गई हो, जिसमें लड़का या लड़की इतने ज्यादा टॉर्चर हो चुके हैं जो एक दूसरे के साथ कभी रहना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है। तो आप सोचोगे कि भाई ये तो जो कानून है ये तो बहुत ज्यादा बेकार कानून है, इसके अंदर तो 1 साल तक फिर भी आपको अपना जीवन काटना ही पड़ेगा साथ में, बहुत गलत बात है। तो यहां पे एक एक्सेप्शन दे रखी है कि अगर आपको 1 साल पूरा होने से पहले अगर अपनी डिवोर्स पिटीशन फाइल करनी है ना, कर सकते हो। बस ये 2 बातों में से कोई भी एक बात आप कोर्ट में प्रूव कर देना, या तो एक्सेप्शनल हार्डशिप, ये एक्सेप्शनल डेप्रेविटी, कि जैसा मेरी शादी को ना 1 साल नहीं हुआ है पूरा, बट मैं अपने पति के साथ या मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना चाहता, क्यों? मेरे पर्टिकुलर केस में एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल हार्डशिप या एक्सेप्शनल डेप्रेविटी। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर ये एक्सेप्शनल हार्डशिप क्या होता है? कोर्ट में आपको या तो प्रूव करना पड़ेगा कि जैसा अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहता है, या वाइफ अपनी पति से, हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती है, दोनों में से सर्कमस्टांसेस में, कि जैसा मेरा जो स्पाउस है ना, मेरा जो पार्टनर है वो मेंटली अनसाउंड है, इसलिए मेरे को 1 साल भी इसके साथ, 1 साल क्या 1 महीना और नहीं बिता सकती मैं, या बिता सकता हूं मैं, ठीक है। या इनक्यूरेबल डिसीज, या मेरे पार्टनर को ऐसी डिसीज है, ऐसी बीमारी है जो जीवन में कभी ठीक नहीं हो सकती है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा पार्टनर ऐसा हो। शादी के दौरान इन्होंने मुझे ये बात बताई नहीं थी, तो ऐसे केस में ये एक अपना पे ग्राउंड हो सकता है। रिनंसिएशन मतलब जैसा मेरे पार्टनर ने ना दुनियादारी को, सब जीवन को त्याग दिया है, वो अब अपना
हिमालय में चले गए हैं या XYZ। हालांकि अपना रेनन्सिएशन ऑफ द वर्ल्ड को हम ये भी बोल सकते हैं कि अपना बातचीत ना करना, अपने कमरे में बंद करके रखना, किसी से बाहरी दुनिया से कोई मतलब ना रखना, इसको भी बोले जाता है रेनन्सिएशन ऑफ द वर्ल्ड। कि जैसा मेरे पार्टनर ने दुनियादारी से सब कुछ जीवन से त्याग दिया है, तो मैं एक साल क्या अब एक दिन भी रहना पसंद नहीं कर सकती या कर सकता हूं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जैसा मेरे लिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये एक्सेप्शनल हार्डशिप हमारे बेरक के अंदर ना केवल एक्सेप्शनल हार्डशिप नाम का शब्द लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने 3 मतलब कैसे निकाले, केवल यही 3 मतलब होते हैं? नहीं भाई, इसके अलावा और भी मतलब हो सकते हैं। ये जजमेंट के बेसिस पे मैंने मतलब निकाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मतलब एक्सेप्शनल हार्डशिप में आ सकते हैं। और एक्सेप्शनल डेप्रेविटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है मॉरल डिग्रेडेशन। जैसे कि शादी हुई, ठीक है, यहां पे एक लड़का और लड़की की आपस में शादी हुई, ठीक है, अभी हस्बैंड वाइफ बन गए हैं। वाइफ को पता लगा अरे मेरे हस्बैंड का जो है ना एक जेड नाम की लड़की के साथ अफेयर है, ठीक है जी। और अफेयर होने के साथ साथ ये जेड क्या है, अपने आप में सर्वेंट भी है, हमारे घर की सर्वेंट है ये, और इसका इसके साथ संबंध है। तो ऐसे केस में वाइफ के साथ में जो हस्बैंड है उसके लिए हम क्या बोलेंगे? ये मॉरल डिग्रेडेशन करा है। हस्बैंड ने बहुत एक अलग घिनौना अपने आप में हरकत करी है, तो इसकी वजह से। और यहां पे इनकी शादी को अभी 2 दिन हुए हैं या 3 दिन हुए हैं, महीना भर हुआ है, यानी कि 1 साल से कम टाइम पीरियड हुआ है। तो क्या यहाँ पे वाइफ अपने पति से डिवोर्स ले सकती है? भाई बिल्कुल ले सकती है। किस ग्राउंड पे? अपना मॉरल डिग्रेडेशन यानी कि एक्सेप्शनल डेप्रेविटी। कि जैसा मैं आपसे 1 साल होने से पहले डिवोर्स पिटीशन फाइल करने के लिए आई हूं, बट मेरे केस में ना एक्सेप्शनल मैटर है। एक्सेप्शनल मैटर क्या है? एक्सेप्शनल डेप्रेविटी का। ये कैसे? मॉरल डिग्रेडेशन। ये कैसे? कि जैसा अब एडल्ट्री करी है मेरे पति ने हमारे घर की सर्वेंट के साथ में, तो ये आपको अपने कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। या फिर कोई पार्टनर जो है वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में है, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? अगर ये बातें आप प्रूव कर देते हो केवल और केवल तभी, यानी कि आप एक्सेप्शनल हार्डशिप या एक्सेप्शनल डेप्रेविटी का मैटर अपने केस में प्रूव कर देते हो, केवल और केवल तभी आपके पास अधिकार होगा, आप जो है कोर्ट में जाकर डिवोर्स ग्रांट कर सकते हो शादी के 12 महीने कंप्लीट होने से पहले। वरना आपके पास कोई अधिकार नहीं है, आपको इंतजार करना पड़ेगा, 12 महीने तक साथ रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके पास रास्ते खुलेंगे, दरवाजा खुलेगा डिवोर्स पिटीशन फाइल करने का। अब उस टाइम भी कितना टाइम लगता है नहीं लगता है वो डिपेंड करेगा। इतनी बात समझ में आ जाती है। अब एक और मामला आपको ये समझना पड़ेगा। अगर हम बात करें इस सेक्शन में 14 ऑफ, ये सारी बातें सेक्शन में 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर साफ तौर पे लिखी हुई हैं, याद रखना। अब एक बात और हमारे को समझनी है। मान लेते हैं ये लड़का है और ये लड़की है, दोनों के आपस में शादी हो चुकी है, यानी कि ये हस्बैंड है और ये अपनी वाइफ है। इनको आपस में साथ रहते रहते वही मान लेते 10 महीने हो गए, ठीक है। अब वाइफ को लगा यार मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि बहुत परेशान हो चुकी हूं, या तो एक्सेप्शनल हार्डशिप का मैटर है या एक्सेप्शनल डेप्रेविटी का मैटर है, ठीक है जी। तो वाइफ ने क्या करा? डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दी। चलो जी, डिवोर्स पिटीशन यहाँ पे फाइल हो चुकी है। अब जब डिवोर्स, अब एकदम आप कोर्ट में जाओगे और जैसा आप एकदम मैटर सुन के ये थोड़ी ना बोल देंगे अच्छा चलो हम ऑर्डर करते हैं डिवोर्स हो गया, हाथों हाथ थोड़ी ना हो जाएगा, टाइम लगता है। अब जब तक डिवोर्स पिटीशन अपनी कोर्ट में पेंडिंग थी, उस दौरान इन दोनों के बीच में एक बच्चे का जन्म हो चुका है, एक बच्चे का जन्म हो जाता है, ठीक है। इस बच्चे का जन्म हो जाता है। अब यहां पे सेक्शन में 14 क्लॉज 2 पिक्चर में आएगा। अब यहां पे सेक्शन 14 क्लॉज 2 पिक्चर में आएगा, जो साथ में एक छोटी सी बात कहता है कि जब जज साहब यहां पे डिवोर्स को अपना डिसाइड कर रहे होंगे ना, तब यहां पे जो ये बच्चे का जन्म हुआ है इसके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखेंगे, इसके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखते हुए अपना डिवोर्स को ग्रांट करेंगे। यानी कि जज साहब ये ऑर्डर कर सकते हैं, हस्बैंड अब तुम जो है 2 लाख रुपए की एफडी जो है 2 लाख रुपए की एफडी करके अपने बच्चे के नाम पे करके दो, ताकि ये बच्चे के इंटरेस्ट में सही होगा। या 5 लाख की एफडी जो है बच्चे के नाम पे अकाउंट खोलो और उसके नाम पे एफडी करा के दो। या जब बच्चे की शादी होगी तुम उसमें पैसा खर्च करोगे, फला अमाउंट, या आधा तुम खर्च करोगे कुछ भी अपना, या पढ़ाई लिखाई का जो बच्चे का खर्चा होगा उसमें तुम 50% पैसा खर्च करोगे। XYZ कोई भी रीजन हो सकता है जो बच्चे के हित के लिए, फायदे के लिए, बच्चे के इंटरेस्ट के लिए जो फायदेमंद चीज होगी वो जज साहब ऑर्डर करेंगे। ये सेक्शन 14 क्लॉज 2 का अपना अधिकार एक जज साहब के ऊपर बनाया हुआ है, एक जज साहब के ऊपर एक बाउंडेशन और बना रखी है कि अगर बच्चे का जन्म हो जाता है तब ये चीज ध्यान रखी जाएगी। एक और छोटी सी बात यहां पे लिखी हुई है कि यहां पे ना, ये मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग द डिवोर्स पिटीशन, ये सेक्शन 14 क्लॉज 2 के बारे में। प्लस यहां पे एक और बात बोली हुई है, रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब यह है कि जब भी अपना हस्बैंड या वाइफ अपने कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल करने जाते हैं अंडर सेक्शन 14, तो यहां पे ना जज साहब का मेन कंसर्न, सबसे पहला मेन कंसर्न क्या होगा? यार अगर मैं डिवोर्स ग्रांट कर दूंगा तो मियां बीवी का अपना जो परिवार है वो टूट जाएगा, एक रिश्ता है वो टूट जाएगा।
तो इससे बेहतर है सबसे पहला कदम जज साहब का क्या होना चाहिए, रिकंसिलिएशन का, कि दोनों की पक्षों की बात सुनी जाए। हाँ जी वाइफ तुम क्या कह रही हो, हाँ जी हस्बैंड तुम क्या कह रहे हो, दोनों के बीच में समझौता कराया जाए। जितना ज्यादा से ज्यादा समझौता अगर हो सकता है तो वहां पे समझौता कराना सबसे फायदेमंद चीज होगी। तो अगर समझौता करा लोगे तो भाई बहुत बढ़िया है, हस्बैंड भी खुश, वाइफ भी खुश, और ये बच्चा है ये तो खुशी है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यही बात हमारे सेक्शन 14 के क्लॉज 2 में लास्ट में बोली गई है। अब एक और छोटी सी बात, अगर मैं सेक्शन 14 क्लॉज 2 के अंदर जो रिकंसिलिएशन की बात कर रहा हूं ना, यही बात का जिक्र सेक्शन 23 क्लॉज 2 के अंदर भी करा हुआ है। यानी कि सेक्शन 14 क्लॉज 2 इज इक्वल टू सेक्शन 23 क्लॉज 2, दोनों सेम बात कहते हैं कि जब भी कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन आएगी, सबसे पहला कदम एकदम आंखों पे पट्टी डाल के, हाँ जी वाइफ अच्छा तुम्हारे से गलत करा है, हाँ जी हस्बैंड अच्छा वाइफ ने तुम्हारे से गलत करा है, ये लो हम जो है डिवोर्स अपना ग्रांट करते हैं। नहीं, सबसे पहले सेक्शन 23 क्लॉज 2 का एक जनरल स्टेटमेंट ये है भाई, सबसे पहले कोर्ट का कदम यही होगा जितना हो सके रिकंसिलिएशन करने का अनुमान यहां पे जज साहब लगानी चाहिए। अगर लगाएंगे और रिकंसिलिएशन हो जाता है बहुत बढ़िया बात है। तो इसलिए यहां पे हमारे को ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है, और आपके एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए भी ये चीज मैंने आपको बताई है। और यही सारी पॉइंट्स जो हैं जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करे हैं ना, यही सारे पॉइंट्स आपको इस जजमेंट में देखने के लिए मिलेंगे। समझ में आ जाती है मेरी बात? तो ये जो जजमेंट की कॉपी है ना, इसलिए मैंने इस जजमेंट की कॉपी के अंदर ये बेसिक बातें जो एटलीस्ट हर एक वकील को, हर एक लॉ स्टूडेंट को, हर एक जुडिशियल एस्पिरेंट को एटलीस्ट ये पॉइंट्स तो पता होने चाहिए कि हमारे कोर्ट के अंदर केसेस आ रहे हैं, तो ये चीजें हमारे को पता होनी चाहिए। सेक्शन 14 कहता क्या है, जनरल रूल क्या है, एक्सेप्शन क्या है, और इसमें एक्स्ट्रा बातें क्या बता रखी हैं, क्या यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड के बारे में है बात या नहीं है, या यहाँ पे रिकंसिलिएशन के बारे में बात है या नहीं है। इन्हीं से हमारे पेपर बनता है, इसी से हमारा क्वेश्चन पेपर बनता है, और इसी से हमारा एक प्रोफेशन जब हम तैयारी कर रहे होते हैं हमारा बेस अच्छा खासा स्ट्रांग बनता है। तो अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और याद रखिएगा हमारा आज लास्ट डे है। 52% डिस्काउंट जो हमारे हर एक बैचेस के ऊपर अवेलेबल है। तो अगर आप हमारा फैमिली लॉ का भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो वो भी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, जिसमें पूरा का पूरा हिंदी लॉ, पूरा का पूरा मुस्लिम लॉ आपको पढ़ाया हुआ है प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव में। प्लस आप अगर AIB 19 का बैच, या कॉन्स्टिट्यूशन का बैच, या भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बैच, या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बैच, कोई भी बैच आप लेना चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आज रात के 12 बजे से पहले पहले आपको ये बैच अगर लेना है तो 52% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।